बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हुआ हूँ। पहले दो लेक्चर्स में C++ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है, ये सब कुछ बताया गया। या प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उसको रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई पहले दो लेक्चर्स में। अब देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है। समरी चेक करें तो फर्स्ट सी प्रोग्राम, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, टिप्स। तो अब आपकी जो आगे स्टार्ट हो रही है बाकायदा कोडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि अब आप सही तरह से एक प्रोग्रामर की तरह आप बिहेव करेंगे, मतलब सीखेंगे कि कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम बनाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं C++ के लिहाज से, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है और बाकी जितने ऑपरेटर्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले सी का प्रोग्राम लिखने से पहले यहाँ पे तो सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आपको पता हो कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। तो किताब के मुताबिक चलते हैं, जैसे किताब में, क्योंकि बुक में जो होगा उसी तरह से एग्ज़ाम्स में भी आएगा। तो यहाँ पे वो सबसे पहले फर्स्ट सी प्रोग्राम कि पहला सी का प्रोग्राम आप कैसे टाइप करेंगे या कैसे लिखेंगे, यानी कि वो आपको एक सिंटैक्स बता रहा है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। The best way to learn C is to start coding right away. So here is our very first program in C. C का प्रोग्राम जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली लाइन ये होती है, हैश इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है कि ऐड करो, इंक्लूड कर, इंक्लूडिंग दिस। इसको आप प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स भी कह सकते हैं। इस पोर्शन को हेडर फाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप सी की जो हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है। तो सी का प्रोग्राम लिखने के लिए, लिखने पे तो आप, मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे पहले अगर आप वर्ड में भी ये टाइप करें, नोटपैड में भी करें तो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं कोडिंग। लेकिन अच्छे प्रोग्रामर की जो निशानी होती है वो प्रॉपर वे से चलता है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो आपको रेफ़र किया है वो सी प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास डव C++ का होना लाजमी है। डव C++ इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे आप, ये है डव C++ की इन्वायरमेंट। ओपन करने के बाद आप फाइल, न्यू, सोर्स फाइल या सिंपल Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपके सामने कोडिंग फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो
सबसे पहली लाइन बुक में वो जो हमें बता रहे हैं वो है कि इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड लेस देन का साइन और आगे ग्रेटर देन का साइन, इसके अंदर iostream.h लिखना है आपने, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ होती है हैश इंक्लूड, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ लिखी जाती है, बुक थोड़ी ओल्ड है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो सिलेबस बना था अभी तक आई थिंक वही चल रही है, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट आपका यूज़ हो रहा है सी या C++, उसमें iostream तो लिखा जाता है लेकिन iostream के साथ .h नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसकी वजह क्या है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो इंक्लूड iostream यहाँ तक आप लिखेंगे। इंक्लूड का मतलब है कि अपेंड करो, ऐड करो या मंगवाओ, इंक्लूडिंग दिस iostream। iostream मीन्स डैट के, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ iostream, I stands for input, O stands for output और स्ट्रीमिंग के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग। बेसिकली इसका मतलब ये होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग। क्लियर? यह आगे मैंने कमेंट्स के तौर पे यूज़ कर लिया, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पे बुक में जो प्रोग्राम है उसमें आप देखें तो इंक्लूड iostream.h के बाद डायरेक्ट वो मैन पे चले गए, लेकिन लेटेस्ट जो वर्जन्स हैं इनमें यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है, यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पे सेमी कॉलन। कोडिंग करते हुए आप बहुत सी जगहों पे ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कुछ वर्ड्स लिखते ही बोल्ड हो जाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स लिखने के बाद वो रेड कलर में आ जाते हैं। जो वर्ड्स बोल्ड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स, जो सी लैंग्वेज या C++ के अपने रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और जो रेड कलर में शो होते हैं इनको कहते हैं टोकन्स, ठीक है। तो यूजिंग कि यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल किया जा रहा है क्या, नेम स्पेस। इस नेम स्पेस को हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी नेम स्पेस, std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। हम यहाँ पे इनको बता रहे हैं कि हम कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को या ट्रांसलेटर को, जिसको भी हम मेंशन कर रहे हैं कि हमने नेम स्पेस std या स्टैंडर्ड नेम स्पेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे, मैन का फंक्शन कॉल करवाएंगे और करली ब्रेसेस। ये एक प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है सी लैंग्वेज का या C++ का, इंक्लूड iostream.h या सिंपल iostream। इस पे जब माउस रखेंगे तो आपको इसकी लोकेशन बता देगा, प्रोग्राम फाइल्स ये जहाँ, मतलब कि आप इस फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये फाइल रखी हुई मिलेगी, वहाँ से हम इसको इंक्लूड करवा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है।
तो नेक्स्ट आप यहाँ पे मैं सिंपल एक मैसेज शो करवा देता हूँ, सी आउट माई नेम इज क्या नहीं। कोडिंग के दौरान जब भी कोई लाइन आपकी एंड होगी, जहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना होगा, वहाँ पे आपने सेमीकोलन लाजमी डालना है। ये लाइन को एंड करने का या लाइन को टर्मिनेट करने का एक टोकन होता है, या आप ऑपरेटर भी कह सकते हैं, टर्मिनेटर भी कह सकते हैं आप, ठीक है, लाइन ब्रेकर भी कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ तक करने के बाद आपका प्रोग्राम है कंप्लीट। जस्ट आपने एक मैसेज शो करवाना है। सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। ये सी आउट जस्ट आउटपुट लेने के लिए यूज़ होता है। सी आउट के बाद आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ लिखेंगे एज इट इज़ शो हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। अब ऊपर ये 3 आइकॉन्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट पे रखें, जस्ट कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है, सेकंड रन, पहले कंपाइल फिर रन, लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कंपाइल एंड रन, इस पे क्लिक करें, या F11 शॉर्टकट के साथ शो कर रहा है वो, ठीक है। F11 प्रेस करें तो वो कहेगा पहले प्रोग्राम को सेव करें। मैं कहता हूँ फर्स्ट सी प्रोग्राम, तो ये सेव हो गया। अब इसको रन करने के लिए ये रन होगा, जैसे ही आपकी स्क्रीन पे मैसेज शो हो जाएगा। ब्लैक स्क्रीन, माय नेम इज मुजतबा अली कियानी, प्रोसेस exited after 0.08144 seconds with return value 0. press any key to continue। जैसे ही कोई की प्रेस करेंगे आपका प्रोग्राम बंद क्लोज हो जाएगा, यानी कि रनिंग पोर्शन, क्योंकि हमने एक लाइन ही शो करवाई है जस्ट। फिर ये सिंपल एक प्रोग्राम बनाने का तरीका, जस्ट एक मैसेज शो करवाया हमने। बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, किस जगह पे लिखा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स तो होंगे जिनको पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज़ पता नहीं होती, ठीक है। अब नीचे वो इसी को डिफाइन कर रहा है कि इंक्लूड iostream.h। दिस इज अ preprocessor directive. It is not part of our program. It is an instruction to the computer. It tells the C compiler to include the contents of a file, in this case the system file iostream.h। ठीक है, iostream.h। .h का मतलब होता है कि ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल सी की फाइल का जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .cpp C++। The compiler knows that it is a system file and therefore looks for it in a special place। ये है इन्होंने बताया इंक्लूड और ब्रेसेस का कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। उसके बाद iostream.h, दिस इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी डेफिनेशन फाइल फॉर ऑल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। ठीक है, योर प्रोग्राम विल ऑलमोस्ट सर्टेनली वांट टू सेंड स्टफ टू द स्क्रीन एंड रीड थिंग्स फ्रॉम द कीबोर्ड। इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं, दोनों के लिए iostream.h की फाइल को इंक्लूड करवाना लाजमी है, चाहे आप इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे जो
तीसरी चीज़ हमने यूज़ की थी मेन। द नेम main is special. In the main is actually the one which is run when your program is used. जब आप प्रोग्राम को F11 करके रन करते हैं तो बाकी कंडीशन से पहले वो मेन के फंक्शन को पढ़ता है, उसके पास जाता है जो आपकी हेडर फाइल्स के अंदर या जहाँ पे भी वो बना हुआ रखा हुआ है, फंक्शन बनाया फंक्शंस होते हैं। ये आगे जब आपके कोर्स में आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि फंक्शंस का क्या मकसद होता है, क्यों यूज़ किए जाते हैं। A C program is made up for a large number of functions. Each of these is given a name by the program and they refer to each other as the program runs. C regards the name main as a special case and will run this function first. If you forget to have a main function or mistype the name, the compiler will give you an error. अगर आप एरर मतलब गलती से मेन फंक्शन को कॉल करवाना भूल गए या लिखना भूल गए या स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, वो पहले ही एरर दे देगा। नोटिस दैट देयर आर पेरेंथेसिस नॉर्मल ब्रैकेट्स विद मेन, क्योंकि फंक्शन की पहचान होती है। कहीं पे भी देखें ना, जब लफ्ज़ फंक्शन यूज़ होता है तो फंक्शन का जब नेम लिखा जाता है तो उसके साथ हमेशा स्मॉल ब्रेसेस लिखी जाती हैं या लगाई जाती हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। कर्ली ब्रैकेट्स ये होता है स्कोप। कर्ली ब्रैकेट्स मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स जो हमें बताता है कि मैन का स्कोप इतना है। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मैन यूज़ किया, अब वो कह रहा है कि आपका जो प्रोग्रामिंग पोर्शन है वो आपका ये दो ब्रेसेस हैं, इनके दरमियान आप जितना भी लिखेंगे वो आपका प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी कि ये आपका स्कोप है। अब इसके अंदर आप जितना टाइप करें दैट इज़ योर स्कोप, यानी कि ये आपकी जागीर है, इसके अंदर जितना मर्जी घूमे फिरें कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे इससे बाहर निकल के कुछ लिखेंगे, क्रिएट एरर्स, एक लिमिट तक। आगे जाके आपको बताया जाएगा कि कैसे इन ब्रैकेट्स के बाहर भी जगह को यूज़ किया जा सकता है और कैसे बाहर को यूज़ की हुई चीज़ों को अंदर हम कॉल करवा सकते हैं। वो आपको जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी तक आप इतना ही रखें कि आपका ये जो पोर्शन है यही आपके प्रोग्राम का हिस्सा होता है। आपने जो भी काम करना है इन दो ब्रैकेट्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर रह के करना है। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है सी आउट। Stream is complicated thing, you will learn about it later. Think a stream as a door. एक दरवाज़ा होता है जहाँ से आपने अपनी चीज़ों को गुजारना है। सी आउट स्टैंड कंसोल आउटपुट, आप यहाँ से आउटपुट भेज रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार ये चीज़ स्क्रीन पे शो कर दो, ठीक है। तो अब मैंने तो प्रोग्राम में कोई और मैसेज दिया था, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दी उन्होंने ये मैसेज शो करवाया था कि वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। द थिंग बिटवीन द डबल कोट्स इज़ नॉन एज करैक्टर स्ट्रिंग, कि जो आप इन दो ब्रेसेस के मतलब कोट्स के दरमियान लिखेंगे या इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान लिखेंगे, ये आपका मैसेज या स्ट्रिंग कहलाता है। इन सी प्रोग्रामिंग करैक्टर स्ट्रिंग और रिटर्न इन डबल कोट्स whatever is written after double less than sign। सी आउट के बाद ये जो डबल लेस देन के साइन होते हैं ये इसके सिंटैक्स का हिस्सा हैं, अगर ये नहीं डालेंगे तो तब भी एरर आएगा, ठीक है। देयर इज़ अ सेमी कॉलन, लाइन टर्मिनेटर भी मैंने आपको बताया है कि इसको कह सकते हैं आप। देयर इज़ अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ अबाउट स्टेटमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। All C statement end with semicolon. Missing of a semicolon at the end of statement is a syntax error and compiler will report an error during compilation.
if there is only a semicolon one line then it will be called a null statement। अगर आप बगैर कुछ लिख के सेमीकोलन लिख के इंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे चले गए। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि सेमीकोलन यूज़ करने के बाद आप अगर इसी लाइन में आगे लिख लें तब भी कोई इशू नहीं है। वो आपका, जैसे मैं यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी करके इसी के आगे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा F11 या यहाँ से क्लिक करके रन किया जब प्रोग्राम रन होगा तो आपके सामने रिज़ल्ट क्या शो होना चाहिए? अभी शो हो जाता है, देखते हैं क्या आएगा। माय नेम इज़ मुस्तफा अली कियानी, फिर आगे साथ ही दूसरा मैसेज, क्योंकि 2 टाइम हमने मैसेज शो करवाया। अब रूल्स के हिसाब से देखें तो ये 2 लाइंस हैं, लेकिन हमने एक ही लाइन में लिख दिया, लेकिन बीच में हमने लाइन टर्मिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया है जिसकी वजह से वो 2 लाइंस काउंट कर रहा है इसको। अब एक ही लाइन में क्यों शो कर रहा है, ये एक अलग मसला है, इसको हम थोड़ी देर बाद हल कर लेते हैं, ठीक है। तो सेमीकोलन बेसिकली लाइंस को टर्मिनेट, यानी कि वो कंपाइलर को बता रहा होता है कि यहाँ पे आके हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वी नीड टू स्टोर डेटा। आगे आ गया बात वेरिएबल्स पे आ गई। वेरिएबल्स जस्ट लाइक अ कंटेनर या बैग। इजी एग्जांपल में देता हूँ, जस्ट लाइक अ बैग। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं ना कोई चीज़ ख़रीदने, या आपको घर वाले भेजते हैं कि यार शॉपिंग करके आओ, एक लिस्ट बना के दे देते हैं कि 5 किलो चावल लाना, नमक लाना 2 किलो, हरी मिर्च इतनी लाना, लाल मिर्च इतनी लाना। अब जाके आप पर्ची देते हैं दुकानदार को, तो दुकानदार क्या करता है भला? सारी चीज़ें एक ही शॉपर में डाल के आपको दे देता है, ऐसे ही होता है? नहीं, पहले वो चावल को अलग पैक करेगा, उसको अलग रखेगा, लाल मिर्च अलग, नमक अलग, चीनी अलग। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि यार ये शॉपर जो है चावल का है, ये चीनी का है, ये मिर्च का है, ये नमक का है, ये दाल है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, साबुन है, या जो भी है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं डाटा की, इनको मेंशन करने के लिए प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर में आप किचन में जाएं तो हर चीज़ का अलग डिब्बा पड़ा होता है, हमें पता चलता है कि यार ये शुगर है, ये चाय है, ये दूध है, ये फलां है, ये फलां है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम डाटा को यूज़ करते हैं तो डाटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। कुछ न्यूमेरिक होते हैं, कुछ फ्रैक्शन वाले होते हैं, पॉइंट्स वैल्यूज़ होती हैं, कुछ इंटीजर मतलब स्ट्रिंग्स होते हैं। तो इन सब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, या स्टोर करने के लिए, सॉरी। जब हम डाटा यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार 2 वैल्यूज़ को सम करो, तो अब वो 2 वैल्यूज़ आएंगी कहाँ से? किसी जगह पे रखेंगे तो वो उनको यूज़ करके आपस में सम करके तो आपको वैल्यू देगा, या माइनस करेगा, या मल्टीप्लिकेशन करेगा, जो भी करेगा। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो प्लेस हम यूज़ करते हैं, जो बैग हम यूज़ करते हैं, उसे वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वी नीड टू स्टोर डाटा। दिस डाटा इज स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। Variables are locations in memory for storing data. The memory is divided into blocks. It can be viewed
as pigeon holes. You can also think of it as PO boxes. ठीक है. In post offices there are different boxes and each has an address. Similarly in memory, जो आपकी मेमोरी होती है सिस्टम की, जिसे आप हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, क्या होती है? बेसिकली ब्लॉक्स बने हुए होते हैं. जैसे आप किसी जगह पे अपना प्लॉट ख़रीदते हैं ना, जायदाद ख़रीदते हैं, तो इसी तरह छोड़ के नहीं आ जाते. उसके अराउंड आप पहले बोर्ड लगाते हैं, फिर एक जगह पे बोर्ड लगा दिया जाता है चार दीवारी के बाद कि यार ये फ़लाने बंदे की जगह है, अब इसको फॉर सेल नहीं है, या अगर सेल है तो आप कहते हैं कि इससे रब्ता करें. तो वो जो लेबल होता है उससे पता चलता है कि ये फ़लाने बंदे की है. तो अब हार्ड ड्राइव के अंदर भी ब्लॉक्स बने हुए होते हैं. जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए नेम का एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर हमने ये वैल्यू रखनी है. तो अब जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम आप रन करते हैं तो वो मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करता है और रिज़र्व करता है, जिसके ऊपर झंडा लग जाता है कि यार ये ए की जगह है, इसमें और कोई चीज़ नहीं रखनी, इसमें वो वाली वैल्यूज़ आएंगी जो ए में हम स्टोर करवाएंगे. ठीक है. तो वो मेमोरी ब्लॉक्स कहलाते हैं. ठीक. अब वेरिएबल्स की तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वेरिएबल का नेम, बल्कि चार, सॉरी, नेम, साइज, टाइप एंड वैल्यू. चार चीज़ें होती हैं. सबसे पहले उसका नाम क्या है, उसकी टाइप क्या है, साइज़ कितना है, और एड्रेस क्या है उसका, कहाँ पे है वो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे पूछते हैं कि यार वेरिएबल का सी में जो सिंटैक्स है, सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, डिक्लेरेशन का, वो कुछ इस तरह है कि आप सबसे पहले उसको लिखते हैं कि उसकी टाइप क्या है. इंट, फॉर एग्जांपल मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ. इंट फॉर एग्जांपल मैं नेम रखता हूँ ए, ये हमारा एक वेरिएबल बन गया. या मैं इस तरह लिख देता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10. अब यहाँ पे इंट जो है ये टाइप है, ए जो है उसका नेम है, और 10 जो है वो वेरिएबल की वैल्यू है. ठीक है. वेरिएबल की जेब में हम समझे 10 रुपये डाल रहे हैं कि ये 10 रुपये तुम्हारी वैल्यू है. इंट स्टैंड फॉर इंटीजर. इंटीजर कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, जो रियल नंबर्स जो होते हैं. तो इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. वेरिएबल्स की और भी टाइप्स होती हैं जो अभी हम बुक में देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. तो ये एक सिंटैक्स है कि ऐसे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं. ठीक. वी कॉल देम वेरिएबल बिकॉज दे कैन कंटेन डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम. एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया, उसी टाइम आपने उसको एक वैल्यू शो करवा दी, दैट्स फाइन. अब उसकी वैल्यू वो फिक्स हो गई है जब तक आप उसको दोबारा उधर ही जाके चेंज नहीं करेंगे. The variable name is in C may be started with a character or an underscore, but avoid string a name with underscore. C has many libraries which contain variable and function name normally starting with underscore. कह रहा है कि आप जो स्ट्रिंग मतलब वेरिएबल बनाएंगे उसका नेम याद रखें हमेशा कि या तो आप कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से,
या फिर अंडरस्कोर से, लेकिन अच्छा ये होता है कि करेक्टर से ही करें, अंडरस्कोर को अवॉइड करें, अंडरस्कोर से स्टार्ट ना करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं सी की जिनके अंदर फंक्शंस को या वेरिएबल्स को अंडरस्कोर के थ्रू कॉल करवाया जाता है, या मतलब डिफ़ाइन किया गया होता है, बने बनाए वेरिएबल्स फंक्शंस के होते हैं जो अगर आप भी यूज़ करेंगे तो वो कॉपी पेस्ट मतलब कि ओवरराइड होने का खदशा होता है, जिसकी वजह से फिर आपके प्रोग्राम में एरर शो होते हैं। ठीक है, जो समझ से बाहर हो जाते हैं, बंदे को समझ ही नहीं आती कि क्या एरर है। ठीक है, इन अ प्रोग्राम एवरी वेरिएबल हैज़ नेम, टाइप, साइज एंड वैल्यू। नेम क्या है, साइज उसका कितना है, टाइप उसकी क्या है, वैल्यू उसकी क्या है। The variables having a name, type and size. Type and size will be discussed later, or just empty boxes. They are useless until we put some value in them. In C language, equal to sign is used as assignment operator. जैसे कि अभी मैंने आपके सामने इक्वल टू का साइन यूज़ किया। आज तक हम ये पढ़ते रहे कि इक्वल टू का साइन जो है वो इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है। मैं कहता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू बी मीन्स दैट ए बराबर है बी के, लेकिन यहाँ पे आप जब ए इक्वल टू बी लिखेंगे सी लैंग्वेज में, तो इट्स मीन्स दैट के ए की वैल्यू क्या है 10। इसी तरह मैं कहता हूँ इंट बी की कोई वैल्यू नहीं रखी मैंने। अब यहाँ पे मैं जब लिखूंगा a इज इक्वल टू बी, तो a का मतलब क्या हुआ, a को जब हम कॉल करवाएंगे तो बेसिकली हम उसकी वैल्यू को कॉल करवा रहे हैं, तो a का मतलब क्या हुआ 10। a इक्वल टू का साइन रेफर कर रहा है कि असाइन करो। असाइन का मतलब होता है कि ऐड कर दो या दे दो उसे, किसे, बी को। अब a इक्वल टू बी लिखने के बाद नेक्स्ट जो आपका रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि a भी 10 b भी 10, क्योंकि a की वैल्यू हम b में ऐड करवा रहे हैं या असाइन कर रहे हैं b को। ठीक है, a इज इक्वल टू बी मीन्स के a की वैल्यू b को दी जा रही है कि ये लो यार तुम्हारे पास भी 10 हैं। क्लियर? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये सारा एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, जो चीज़ समझ नहीं आती वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मेल करके पूछ लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें, जैसे आपका दिल करता है, फेसबुक पे मैसेज करके पूछ लें। इट्स योर चॉइस। द सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 3 डाटा टाइप्स टू हैंडल होल नंबर्स। नंबर्स की जो डाटा टाइप्स हैं वो ये हैं इंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इंट data type, the data type int is used to store whole numbers, integers. The integer type has a space of 4 bytes. ये 4 bytes रिजर्व करती है आपकी मेमोरी के अंदर 32 बिट्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, and it is mentioned as int which is reserved words. reserved वर्ड वो होता है जिसको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। जब आप उसको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे तो फिर वो एरर शो करेगा। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग बिफोर यूजिंग एनी वेरिएबल नेम वी हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल विद इट्स डाटा टाइप। मैंने आपको बताया जैसे ये कह रहा है इंट आई, यानी कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम होगा आई। ठीक, सैम्पल प्रोग्राम 1, लेट्स consider a simple program to explain in data type. In this example we take 2 integers
add them and display the answer on the screen. The code of the program is written below. अब ये कोड है int x y z, x is equal to 5, y is equal to 10 is equal to रेफर कर रहा है कि असाइन करो x में क्या असाइन करो 5, y में क्या करो 10, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, z में क्या डालो x प्लस वाई, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू को सम करो और z में डाल दो। ठीक है, आपकी जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू होती है मतलब वेरिएबल होता है वो हमेशा मांग रहा होता है, वो कह रहा है कि मुझ में ऐड करो, क्या ऐड करो, जैसे x कह रहा है कि y 5 मुझ में ऐड करो, y कह रहा है 10, z कह रहा है कि इन दोनों को सम करके मुझ में ऐड कर दो, साथ ही वो आउटपुट स्टेटमेंट्स दे रहा है। अब इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे न्यू फाइल बना के उसमें पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा, कुछ लाइंस मिस हो गई हैं वो मैं दोबारा से देख लेता हूँ वो क्या थी। ये 2 लाइंस थी, और एक और लाइन थी जो ये वाली। अब इसी हालत में जब आप इसको रन करते हैं सैम्पल प्रोग्राम, तो वो एरर्स शो करेगा। भला क्या एरर शो करेगा? अब ये नीचे देखें, सी एरर iostream.h नो सच फाइल और डायरेक्टरी। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से ये हटाता हूँ, अब इसको रन करें तो अब क्या एरर शो कर रहा है? सैम्पल एरर इन प्रोग्राम स्ट्रे, बिकॉज अब यहाँ पे मैं अगर इससे पहले लिख दूँ std, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब भी एरर। तो मसला क्या है भला? यहाँ पे मैं जैसे ही ये लाइन लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, अब अगर आप इसको रन करें int x, दैट्स फाइन। इन्वर्टेड कॉमास का एरर आ रहा है। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू अब चला के चेक करते हैं क्या एरर देता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 15। एक ही लाइन में आ रहा है ये भी सारा।
अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, लाइन को देखता हूँ अब एरर देता है कि नहीं। अब वो क्या कह रहा है, इंट फंक्शन इंट मेन, यहाँ पे ये एरर आ रहा है। मैं यहाँ पे अब ये चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, अब देखते हैं कहाँ एरर देता है। अब नीचे वाली लाइन में दे रहा है, फिर मैं यहाँ पे भी ये चीज़ लिख देता हूँ। अब देखें जहाँ जहाँ पे एरर आ रहा है वहाँ पे मैं std डबल कॉलन साइन यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ करने का मकसद ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये ऊपर जो लाइन में लिखता हूँ कि यूजिंग नेम स्पेस std, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब इन सब से ये चीज़ मैं हटा के जस्ट इस लाइन को इनेबल कर देता हूँ, तो कोई एरर नहीं आएगा। जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यूजिंग नेम स्पेस std जब हम एक लाइन लिख देते हैं मैन से पहले, तो वो समझ जाता है कि यार जहाँ जहाँ पे std की ज़रूरत है वहाँ पे ये कह रहा है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि वो नीचे कहीं पे भी नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखते तो फिर आपको नीचे जहाँ जहाँ पे सी आउट या सी इन या ऐसी कोई भी कमांड यूज़ करेंगे उसके साथ आपको std डबल कॉलन साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम उसे पहले ही बता देते हैं कि यार मेहरबानी करो हम std यूज़ कर रहे हैं, तो इसी पे इक्तफा कर लो, नीचे कहीं पे भी हमसे नहीं मांगना। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमें कोई एरर शो नहीं करना, ठीक है। एक मसला तो हल हो गया। अब दूसरा मसला कि आपका जो प्रोग्राम रन होता है जब, तो सारा रिजल्ट एक ही लाइन में शो हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हम जहाँ पे सी आउट मैसेज शो कर रहे हैं, अब देखें इस सी आउट के बाद हमने जस्ट एक्स लिखा है, यानी कि इसके अराउंड इन्वर्टेड कॉमाज नहीं है। इट्स मीन दैट कि हम वेरिएबल को कॉल करवा रहे हैं कि वेरिएबल अपनी वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x के बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ ENDL, एंड L स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ लाइन। आउटपुट में एंड ऑफ लाइन आपने यहाँ पे करना है। इसी को कॉपी करके मैं नीचे y के बाद भी यही लगा देता हूँ। अब देखें सी आउट डबल लेस देन साइन y, यानी कि पहली आउटपुट स्टेटमेंट के दूसरी आउटपुट के एंड लाइन को एंड कर दो यहाँ पे। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब उसको लाइन बाय लाइन शो करेगा वो। हाउस एंड ऑफ लाइन, what is this your why? सॉरी, एंड एल के अराउंड आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालेंगे क्योंकि ये कमांड है, ठीक है, मैसेज नहीं है। सॉरी। अब आप आउटपुट चेक करें। y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, x प्लस y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे मैं एक और काम कर देता हूँ। क्लियर?
अब चेक करते हैं ज़रा क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, 5 + 10 = 15। आगे चलते हैं। द फर्स्ट 3 लाइन डिक्लेयर्स 3 वेरिएबल्स x, y एंड z एज फॉलोइंग। ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, ये एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, short data type, we noted that the integer occupies 4 bytes in memory. So if we have to store a small integer like 5, 10 or 20, 4 bytes will be used. The C provides another data type for storing small whole numbers which is called short. The size of is 2 bytes. short की जो साइज है वो मेमोरी पे 2 बाइट। इसी तरह लॉन्ग है। On the other side, if we have a very large whole number that can be stored in an limit, then we use long data type। ठीक है, जैसे ये नंबर इसने स्टोर करवाया जो लार्ज साइज का होता है, तो उसमें फिर आप लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इसी तरह रियल नंबर्स, फ्लॉट या डबल। ठीक है, ये 2 डाटा टाइप्स भी हैं, फ्लॉट, डबल। ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। उसी तरह का एक प्रोग्राम इनके लिए भी बनाया गया। लेट्स फाइंड डबल डाटा टाइप। 4 डाटा टाइप बेसिकली कैरेक्टर के लिए यूज़ होती है, लेकिन पढ़ा इसको 4 जाता है। ठीक है, 4 डाटा टाइप कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, 4 एक्स यानी कि एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा ये। जब ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना होता है तो हम उसको मेंशन करते हैं कि ज़्यादा कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉडुलस। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस, ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनके बारे में आप लोगों को पता होगा कि प्लस का किस लिए यूज़ होता है, माइनस का किस लिए यूज़ होता है, डिवाइड का क्यों, और मल्टीप्लाई का क्यों, मॉडुलस का क्यों। अगर नहीं समझ आती तो पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा आपको। ऑपरेटर्स पैरेंथेसिस evaluated first। मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, प्लस और माइनस। ठीक है, जैसे आपको अगर पूछा जाए कि 2 + 2 multiplied by 2 = what is the answer of this question, तो आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा। जिन जिन को पता है वो कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। 2 + 2 multiplied by 2, what is the answer of this question। बाकी ये सारा रूल लिखा हुआ है। मैथ्स अगर आपने पढ़ी है मैथ, तो उसमें आपको बेहतर पता होगा कि ये रूल्स क्या होते हैं मैथ के। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आप। यूज स्पेस इन द कोडिंग टू मेक इट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ये सारी चीज़ें अभी आपको बता दी हैं। टिप्स से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा इनको। बार बार मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ समझ नहीं आती उसको पूछ लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ तक था आपका चैप्टर नंबर 3। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, उसकी समरी में देख लेते हैं कि उसमें क्या है। सैम्पल प्रोग्राम, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस, यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है अभी, इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको पिछला कोई चीज़ समझ नहीं आई, या कोई चीज़ पूछनी है, या कोई कन्फ्यूजन है,
आपका माइंड क्लियर नहीं हो रहा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।